वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम प्रेप। आज है 15 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। तो हमारा पहला आर्टिकल C-295 MW विमान के बारे में है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को स्पेन के सेविले में एक एयरबेस से पहला C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त हुआ है। C-295 MW विमान के बारे में, यह 5 से 10 टन क्षमता का विमान है। यह 1960 के दशक में खरीदे गए भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। यह एक बहुमुखी और कुशल सामरिक परिवहन विमान है जो कई अलग अलग मिशनों को अंजाम दे सकता है। अनुबंध के तहत सेविले में निर्मित 16 विमान प्राप्त होंगे, जबकि 40 का निर्माण एयरबस द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह विमान 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता वाला तथा सभी मौसमी परिस्थितियों में बहुभूमिका संचालन को अंजाम दे सकता है। यह रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक नियमित रूप से दिन के साथ साथ रात के युद्ध अभियानों को भी संचालित कर सकता है। यह छोटी बिना तैयार हवाई पट्टियों पर भी काम कर सकता है, क्योंकि यह शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसमें सैनिकों और कार्गो को त्वरित प्रक्रिया और ड्रॉपिंग के लिए एक पिछला रैंप दरवाज़ा है। अर्ध तैयार सतहों से शॉर्ट टेक ऑफ लैंड इसकी अन्य विशेषताओं में से एक है। इसे एक एयर टैंक में परिवर्तित किया जा सकता है, जो एक अलग करने योग्य ईंधन भरने वाली किट जोड़कर फिक्स्ड और रोटरी विंग रिसीवर को 6000 किलोग्राम तक गैसोलीन पहुंचा सकता है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग इसके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वेरिएंट में हवाई क्षेत्र की पूरी तस्वीर देने के लिए 360 डिग्री कवरेज वाला एक अत्याधुनिक रडार है। वाटर बॉम्बर तो C-295 को एक शक्तिशाली वाटर बॉम्बर में बदला जा सकता है, जो लचीले रोल ऑन ऑफ सिस्टम के कारण 7000 लीटर तक पानी के साथ जंगल की आग को भी बुझा सकता है। यह एक क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशन से लैस है, जो एक मल्टी मिशन रडार के साथ खुफिया निगरानी और टोही का उपयोग करता है, जिसे हथियार भी बनाया जा सकता है। विमान का उपयोग हताहत या चिकित्सा निकासी के साथ साथ हवाई भार और पैराट्रूपर्स को गिराने के लिए भी किया जा सकता है। ये विशेष अभियानों, आपदा राहत और समुद्री गश्ती जिम्मेदारियों को भी संभालने के लिए सुसज्जित तैयार है। हमारा अगला आर्टिकल भोज आर्द्रभूमि के बारे में है। तो गूगल मैप से भोज आर्द्रभूमि ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो कुछ इस तरह की दिखती है, मछली के आकार की। ये भोपाल शहर बसा है यहाँ पे। गूगल मैप से इसी तरह दिखाया। गूगल मैप से हमने सर्च करके ये वाला मैप लगाया इसीलिए। आइए देखते हैं इसके भोज वेटलैंड के बारे में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मध्य प्रदेश सरकार को भोज आर्द्रभूमि में क्रूज जहाज़ों के साथ साथ अन्य मोटर चालित नौकाओं के संचालन को रोकने का आदेश दिया है। तभी ये चर्चा में आया है। इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित 2 सन्निहित मानव निर्मित जलाशय, ऊपरी और निचली अपर एंड डाउन, दो निचली झीलें शामिल हैं। इसके ऊपरी झील को भोजताल यानी बड़ा ताल और निचली झील को छोटा तालाब कहा जाता है। ये झीलें जैव विविधता में बहुत समृद्ध हैं, विशेष रूप से छोटे पौधों, पादप प्लवकों और जंतु प्लवकों के लिए है। इसमें 15 से अधिक प्रकार की मछलियाँ और कछुए, उभयचर और जलीय अकशेरुकीय सहित कई कमजोर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसे 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के बारे में मुख्य तथ्य। तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है।
अधिकरण की बैठक का प्रमुख स्थान नई दिल्ली है और अन्य 4 स्थान भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई हैं। इसको आवेदन या अपील दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का आदेश दिया गया है। इसकी संरचना, तो इसमें अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। ये 5 वर्ष की अवधि के लिए पद अपना धारण करते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते, मतलब दोबारा ये इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। रामसर कन्वेंशन क्या है? तो रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत संरक्षण के लिए चुने गए स्थानों को रामसर स्थल का टैग दिया गया है। हमारा अगला आर्टिकल रेड फायर आंट्स के बारे में है। लाल अग्नि चींटियाँ, तो ये क्या होती हैं? अभी हाल ही में इस तरह कुछ दिखती है। अभी हाल ही में एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक लाल अग्नि चींटी पहली बार यूरोप में पाई गई। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो लाल आयतित अग्नि चींटियाँ, जिन्हें सामान्यतः अग्नि चींटियों के रूप में जाना जाता है, ये दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी यानी चुभने वाली चींटियों की एक प्रजाति है। इनका वैज्ञानिक नाम सोलेनोसिस इनविक्टा है। ये आक्रामक व्यवहार, दर्दनाक डंक और बड़े समूह के लिए जानी जाती हैं। ये चींटी फसलों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये लाल भूरे और लाल काले की रंग की होती हैं, जिनके एक विशिष्ट तांबे जैसा सिर होता है। ये छोटी चींटियां हैं जिनकी लंबाई औसतन 1/8 से 1/4 इंच यानी 3 से 6 मिमी तक होती है। इनके शरीर खंडित होते हैं, जिनमें स्पष्ट 2 भाग वाला वक्ष होता है। चुभने वाला व्यवहार, तो ये दर्दनाक डंक के लिए कुख्यात हैं। इनके पास एक शक्तिशाली विषैला डंक होता है जो मनुष्यों में तीव्र जलन और खुजली पैदा कर सकता है। समूह की संरचना, तो अग्नि चींटियों का समूह व्यवस्थित और अत्यधिक संरचित होता है। इसमें हजारों से लाखों चींटियां और अनेक रानियां शामिल होती हैं। कई चींटी प्रजातियां जिनमें एक ही रानी होती है के विपरीत अग्नि चींटी समूह बहुपत्नी होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कई प्रजनन रानियां होती हैं। हमारा अगला आर्टिकल ई कोर्ट परियोजना के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ के बजट आवंटन के साथ ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है, तो इसलिए चर्चा में आया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ई कोर्ट परियोजना की संकल्पना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी, जिसका उद्देश्य न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT सक्षमता द्वारा न्यायपालिका में बदलाव लाना था। ई समिति भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त एक प्रस्ताव के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय है जो भारतीय न्यायपालिका के कंप्यूटरीकरण और एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने और तकनीकी संचार और प्रबंधन संबंधित परिवर्तनों पर सलाह देने में सहायता का कार्य करेगी। ये एक अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा देश भर के जिला न्यायालय के लिए किया जाता है। परियोजना की परिकल्पित किया गया है कुशल और समृद्ध नागरिक केंद्रित सेवा वितरण प्रदान करना और न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करके स्थापित और लागू करना, सूचना की पहुंच में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना,
न्यायिक उत्पादकता को बढ़ाना, न्याय वितरण प्रणाली को सस्ता, सुलभ, लागत प्रभावी और पूर्वानुमानित, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है। इस ई कोर्ट का पहला चरण 2015 में संपन्न हुआ, जिसमें 14,249 कोर्ट स्थलों को कंप्यूटरीकृत किया गया था। दूसरे चरण के तहत अब तक 18,735 जिलों और अधीनस्थ अदालतों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। परियोजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें, तो इसमें अनुकूलित, निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड उच्च और अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामलों की निगरानी और निपटान के लिए 2015 में शुरू की गई एक फ्लैगशिप परियोजना है। वर्चुअल कोर्ट जुलाई 2022 तक 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 20 वर्चुअल कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है। वकालतनामा ऑनलाइन जमा तथा ई हस्ताक्षर करना, शपथ की ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग आदि जैसी 19 सुविधाओं के साथ कानूनी कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए एक ई फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई है। ई सेवा केंद्र, तो ई से ये न्यायालय वितरण को समावेशी बनाने और डिजिटल विभाजन के कारण होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए वकीलों और जो वादी होते हैं उनको ई फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग, इस सम्मन भेजने और जारी करने की प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए विकसित किया गया। अभी तक इसे 28 उच्च न्यायालयों में लागू किया गया है। एक सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में एक नई दिव्यांग अनुकूल वेबसाइट जो इन्हें सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। आईईसी का प्रशिक्षण, तो आईईसी का अभियान कुछ गड़बड़ हो गया, अभी सही कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आईसी अभियान के हिस्से के रूप में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और जनता को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कई पहलें की गई थीं। इसके चरण थर्ड में एक केंद्र प्रायोजित परियोजना के तीसरे चरण को 2038 करोड़ की अनुमानित लागत पर 4 वर्षों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत विरासत और लंबित मामलों के संपूर्ण अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2500 नई आधुनिक आवासीय अनुकूल अदालतों की स्थापना, 1150 आवासीय अदालतों की स्थापना और सभी अदालत परिसरों में 4400 ई सेवा केंद्रों की स्थापना करके अदालतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में लगभग 3108 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल मोटो जीपी के बारे में है। तो आइए जानते हैं मोटो जीपी क्या है। तो अभी पहली बार मोटो जीपी भारत ग्रांड प्रिक्स उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सर्किट में होने वाली है। तो तभी ये चर्चा में आया, तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो मोटो जीपी या ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग दुनिया की प्रमुख मोटरसाइकिल चैंपियनशिप है। ये दुनिया की सबसे पुरानी मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप है, जिसकी पहली वार्षिक प्रतियोगिता 1949 में आयोजित की गई थी। इसके लिए शासी निकाय फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म है। इसमें इसकी दौड़ में ये शुरू से अंत तक बिना किसी रुकावट के एक नॉन स्टॉप दौड़ है। इसमें प्रत्येक दौड़ सर्किट के आधार पर 100 से 130 किलोमीटर की दौड़ तक 40 से 45 मिनट तक चलती है। इसकी इंजन क्षमता, इसमें जो बाइकें होंगी इसमें क्या होगी, तो पहले इसे केवल 500 सीसी श्रेणी में शुरू किया गया था, मगर अब 2002 में सबसे पुरानी मोटरसाइकिल चैंपियनशिप में बदलाव कर इंजन क्षमता 990 सीसी तक बढ़ा दी गई है।
2007 में पुनः नियमों में बदलाव किया गया और इंजन क्षमता को 800 सीसी तक सीमित कर दिया गया, जिसे 2012 में फिर से 1000 सीसी में बदल दिया गया। इस चैंपियनशिप के अंतर्गत मार्च से नवंबर तक चलने वाली दुनिया भर में कई दौड़ें होती हैं। चैंपियनशिप पॉइंट्स के आधार पर चलती है। अंक प्रत्येक राइडर जो प्रथम द्वितीय तृतीय में 15वें स्थान तक और प्रत्येक टीम चैंपियनशिप और कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप द्वारा जीते जाते हैं। मोटो जीपी 2023 के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये 2023 में 11वीं टीम और 22 राइडर्स हैं। इसमें प्रत्येक टीम में 2 राइडर्स होंगे। इस सीज़न में 2023 में दुनिया भर में लगभग 21 ग्रैंड प्रिक्स दौड़ होंगी। इस सीज़न में इन स्थलों में से एक भारत भी शामिल है। भारत में मोटो जीपी दौड़ कहाँ होती है? तो इस वर्ष मोटो जीपी दौड़ भारत की मेज़बानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सर्किट द्वारा की जाएगी। ये 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसकी चौड़ाई 12 मीटर है। इस ट्रैक में 16 कोने हैं, 8 बाएं कोने हैं और 8 दाएं कोने हैं। इस ट्रैक पर सबसे लंबी सीधी रेखा 1006 मीटर की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आइए जानते हैं। अभी हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। तो ASID कौशल विकास शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। SID प्लेटफॉर्म का लक्ष्य सभी कौशल पहलों को एक ही छतरी के नीचे लाना और लोगों को कौशल विकास और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कई उद्योग के खिलाड़ियों के सहयोग से निर्मित यह मंच विश्व बैंक सहायता प्राप्त कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए G20 ढांचे में व्यक्त दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसकी विशेषताएं तो इस मंच के तहत देश भर में 42,623 केंद्रों से 264 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। SID प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह समावेशिता के लिए कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और सुरक्षित पहुंच के लिए आधार आधारित EKYC का उपयोग करता है। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल होने के लिए प्रतिबद्ध है। पहुंच के लिए विभिन्न उपकरणों के लिए उपयोग में आसान इंटरफेस के साथ है। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को अनुकूलित पाठ्यक्रम की सिफारिश करने के लिए आधार सक्षम चेहरे की पहचान तकनीकी के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को भी शामिल करता है। यह मंच केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी एकीकृत करता है, जिससे कौशल विकास पहल के लिए एक एकीकृत केंद्र बनता है। इसने डिजिटल सत्यापित क्रेडेंशियल DVC पेश किया है, जो कौशल और योग्यता प्रदर्शित करने का एक सुरक्षित और छेड़छाड़ प्रूफ तरीका है। उपयोगकर्ता आत्मविश्वास से अपनी योग्यताओं को डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्रमाणिक है। इसके तहत SID किसी व्यक्ति के कौशल और अनुभवों तक आसान पहुंच के लिए व्यक्तिगत QR कोड के माध्यम से डिजिटल CV प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल मल्टी यूटिलिटी लिंक्ड इक्विपमेंट के बारे में है। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में आयोजित नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2023 में MULE का अनावरण किया है, यानी मल्टी यूटिलिटी लिंक्ड इक्विपमेंट। आइए जानते हैं MULE के बारे में। तो ये भारतीय सेना के लिए एक विकसित एक स्वायत्त भार वहन करने वाला रोबोट है। इसका निर्माण आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए मानव रहित हस्तक्षेप के लिए किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो इसमें फीचर्स में इसके देखा है, इसमें 360 डिग्री कैमरे और रडार लगे हैं,
जो ऑपरेटर को किसी भी खतरे का पता लगाने और उसे मार गिराने के लिए फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में मदद करेंगे। ये एक एनालॉग फेस वाली मशीन है जो 4 पैरों वाली और 12 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ बनाई गई है। उपकरण को या तो वाईफाई या लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पर संचालित किया जा सकता है, जिससे ये स्थान से 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए काम करने योग्य हो जाता है। इसे संचालित करने में आसान रिमोटर नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें एक फायरिंग प्लेटफॉर्म को भी एकीकृत किया जा सकता है। ये पूर्व निर्धारित मशीनों के साथ परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम हैं और सभी इलाकों में उपयोग के लिए व्यवहार्य है। इसे बर्फ़ और पहाड़ों में भी आसानी से चलाया जा सकता है। ये 35 डिग्री तक के तापमान पर बिना किसी परेशानी के पहाड़ों पर चढ़ सकता है और 18 सेंटीमीटर तक ऊंची सीढ़ियां चढ़ सकता है। उत्तर तकनीकी संगोष्ठी 2023। इसका आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और IIT जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस आयोजन ने प्रदर्शनियों, उत्पाद लॉन्च, एक पर एक संचालित बातचीत, तकनीकी सेमिनार, विचार और नवाचार प्रदर्शन के साथ साथ सैन्य उपकरण प्रदर्शन शामिल थे। हमारा अगला आर्टिकल सिरस बादल या सिरस क्लाउड के बारे में है। आइए जानते हैं। तो अभी एक नए अध्ययन कुछ इस तरह के दिखते हैं सिरस क्लाउड, जो हमसे बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं और एकदम सफ़ेद दूधिया रंग के दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं। तो ये एक नए अध्ययन में दुनिया भर में होने वाले तूफान और घुमावदार सिरस बादलों के गठन के बीच एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी सह संबंध पाया गया है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है। इन सिरस बादलों के बारे में, तो वे नाजुक पंखदार बादल हैं जो ज़्यादातर बर्फ़ के क्रिस्टल से बने होते हैं। वे दिखने में पतले और टेढ़े मेढ़े होते हैं जो अक्सर नाजुक उच्च ऊंचाई वाले तंतु या धागे के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति हवा की धाराओं में से आती है जो बर्फ़ के क्रिस्टल को मोड़कर धागों में फैला देती है। वे आमतौर पर सफ़ेद होते हैं या हल्के भूरे रंग के होते हैं। दिन के समय वे आकाश में किसी भी अन्य बादल की तुलना में अधिक सफ़ेद होते हैं। इन्हें आमतौर पर घोड़ी की पूंछ के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका आकार घोड़े की पूंछ के जैसा ही होता है। आमतौर पर 20,000 फीट यानी 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले सिरस बादल बर्फ़ के क्रिस्टल से बने होते हैं जो सुपर कोल्ड पानी की बूंद के जमने से उत्पन्न होते हैं। वे आमतौर पर अच्छे मौसम में होते हैं और अपनी ऊंचाई पर हवा की गति की दिशा बताते हैं। अन्य मुख्य बादल के प्रकार हैं, तो इसमें क्यूमुलस बादल। तो ये बादल क्यूमुलस बादल ये वे बादल होते हैं जो फूले हुए बादल हैं जो स्पष्ट सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के साथ कपास के फूल की तरह दिखाई देते हैं। इनका जीवन चक्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। वे स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियों में अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। क्यूमुलस क्लाउड जो बहुत ऊंचे नहीं होते, अच्छे मौसम के संकेतक हैं। यदि वे लंबे हो जाते हैं तो वे तूफान में बदल जाते हैं। क्यूमुलस बादलों का निचला भाग जमीन के काफ़ी करीब होता है। स्ट्रेटस बादल कैसे होते हैं? ये निम्न स्तरीय बादल संरचनाएं हैं जिनकी विशेषता उनकी एक समान और सुविधाहीन उपस्थिति है। वे बादलों की सपाट चादर की तरह दिखते हैं। वे आमतौर पर आकाश को एक सतत भूरे या सफ़ेद कंबल की तरह ढकते हैं और अक्सर बादल छाए रहने की स्थिति से जुड़े होते हैं। ये कई दिनों तक एक ही स्थान पर रह सकते हैं। वे समुद्र तल से लगभग 6500 फीट यानी 2000 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर बनते हैं। अगला ये बादल, इसका नाम है तूफान या थंडरस्टॉर्म। तो ये थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान का एक मौसमी घटना है। सॉरी, ये बादल नहीं है।
जिसमें बिजली, गरज, भारी बारिश और कभी कभी तेज हवाएं या ओलावृष्टि होती है। ये एक प्रकार का तूफान है जो तब विकसित होता है जब अस्थिर वातावरण में गर्म नम हवा तेजी से ऊपर उठती है। ये संवहन का परिणाम है। तूफान तीव्रता, आकार और अवधि में भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग काल्पनिक घटनाओं से लेकर लंबे समय तक चलने वाली व्यापक प्रणालियों तक। हमारा अगला आर्टिकल एपिजोटिक रक्तस्रावी रोग के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी यूके में अधिकारियों का कहना है कि वे एपिजोटिक रक्तस्रावी बीमारी के प्रसार पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जो हाल ही में स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिणी इटली में दर्ज किए गए हैं। इससे कई हिरन, बारहसिंगा और जंगली जानवरों की मौत हुई है। तो एपिजोटिक रक्तस्रावी रोग तो ये एक कीट जनित बीमारी है जो एक वायरस के कारण होती है और जंगली और घरेलू जुगाली करने वाली प्रजातियों को प्रभावित करती है। ये मवेशियों में एक उभरती हुई बीमारी बन गई है और इसे मई 2008 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की उल्लेखनीय बीमारी की सूची में जोड़ा गया था। ये इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की बीमारी है। ये इंसानों में नहीं फैलती, इसलिए इसमें कोई मानवीय या सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है। प्रेरक एजेंट या एपिजोटिक रक्तस्रावी रोग वायरस आरवी वायरस जीनस से संबंधित है। इसका संचरण तो EHDV जुगाली करने वाले मेजबानों के बीच या जानवरों के बीच क्यूलिकोइड्स मिडजेस, छोटी काटने वाली मक्खियाँ जिन्हें आमतौर पर नोसीउम्स या मच्छरों और अन्य मक्खियों से छोटे ग्नेट्स के रूप में जाना जाता है, के द्वारा प्रसारित या फैलता है। इसका नैदानिक लक्षण तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो बुखार, कमजोरी, भूख ना लगना, सामान्य से अधिक लार निगलने में कठिनाई, थन पर त्वचा पर लाल चकत्ते, रक्तस्राव, त्वचा और आंतरिक ऊतक दोनों तरफ, खुरों के पास सूजी हुई लाल त्वचा, मुंह की परत में सूजन, मुंह में छाले, सांस लेने में कठिनाई और अचानक मृत्यु विशेषकर हिरणों में पाई गई है। और यही इसकी कुछ इसके लक्षण हैं। इसके उपचार में तो वन्यजीव आबादी में HD का कोई इलाज नहीं है और EHD से बचाने के लिए कोई व्यावसायिक रूप से टीका भी उपलब्ध अभी नहीं हुआ है। हमारा अगला आर्टिकल बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में है। तो आइए BTR के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा भारत का मैप है और इसमें ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये लोकेटेड है यहाँ पे। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। बाकी ये लिस्ट आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, इसमें सारे टाइगर रिजर्व की लिस्ट दी गई है। कर्नाटक वन विभाग ने अभी हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निगरानी पैनल को रिजर्व के ESZ के भीतर निर्मित अवैध कॉटेज के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो यह कर्नाटक के 2 निकटवर्ती जिलों मैसूर और चामराजनगर में स्थित है और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में स्थित है। इसके भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी और पूर्वी घाट का पारिस्थितिकी संगम है। इसका इतिहास देखें तो ये कभी पड़ोसी राज्य मैसूर के शासकों की शिकारगाह थी। इसकी स्थापना वर्ष 1931 में मैसूर के महाराजा वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क के रूप में की थी। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से विस्तारित किया गया। BTR इससे घिरा हुआ है। तो BTR उत्तर पश्चिम में नागरहोल टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु, काबिनी जलाशय दोनों को अलग करता है। दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरल में है। यहाँ पर नदियाँ जो बहती हैं ये उत्तर से काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। इसकी जलवायु तो बांदीपुर में विशिष्ट गीले और शुष्क मौसम के साथ एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ यहाँ पर जलवायु पाई जाती हैं। वनस्पतियों में तो यहाँ शुष्क पर्णपाती से लेकर उष्णकटिबंधीय मिश्रण पर्णपाती तक की विविध वनस्पतियाँ शामिल हैं। इसमें शीशम, भारतीय कीनो पेड़, चंदन, भारतीय लॉरेल, क्लिपिंग बांस और विशाल क्लिपिंग बांस आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर जंतुओं में तो ये दक्षिण एशियाई में जंगली एशियाई हाथियों की
की एक सबसे बड़ी आबादी का आश्रय स्थल है। इसमें अन्य स्तनधारी जैसे बंगाल टाइगर और गौर स्लॉथ भालू, गोल्डन सियार, ढोल और 4 सींग वाले मृग आदि भी पाए जाते हैं। तो आज के हमारे आर्टिकल समाप्त हुए। वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।